नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी यूनिट है, स्थिर वैद्युतिकी जो हमारी यूनिट है, उस यूनिट को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो के माध्यम से हम सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में जितने जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा, क्या फॉर्मूला है वो बताऊंगा। बाकी के जो इन पर बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूं। ये एक तरह से रिवीजन वीडियो है, सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज करने का, सारे फॉर्मूला याद करने का। ओके, आप क्या करिए कि आप इसको 2 से 3 बार देखना, जिससे होगा क्या कि आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि हम भूल गए तब आप इसको देख लेना। देखोगे तो आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, और फॉर्मूलाज अगर याद हो गए तो अप्लाई करने में आसानी होगी। कहां पे? क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, और इसमें सबसे पहला टॉपिक अपना आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे अपन कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। अब अगर अपन ये जानने बैठे कि होता क्या है तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप सब पढ़ के आ चुके हो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कब से पढ़ रहे हो। ओके, यहां पे काम की चीज है, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स? 2 टाइप, 2 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? आप बोलोगे सर एक तो पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। अब यहां पे कंसेप्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन यहां से आता है क्या? पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर कब आता है? पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी डेफिसिट होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तब पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मेजोरिटी होती है। क्या होती है? मेजोरिटी, या एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मैं यहां पे लिखूं मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर होंगे तब उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। और धनात्मक कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लियर है? आगे देखिए, ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स अपन देखे। अब यहां पे बात आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में एक कंसेप्ट आता है। आप जैसे पढ़ चुके हो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, पढ़े हो क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण, रब करते हैं। जब 2 बॉडीज को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो होता क्या है? एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। यह कंसेप्ट काम का है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और मतलब डेफिसिट। क्या हो गया? डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी। और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। क्या हो गई? अधिकता, मतलब मेजोरिटी हो गई। राइट है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि एक ग्लास रोड है। क्या है? ग्लास रोड, ग्लास की छड़ है, कांच की एक छड़ है, उसको आपने रगड़ा है, रब किया है। किससे? किससे रब किया है? आपने रब किया है उसको रेशम के कपड़े से। किससे? रेशम कपड़े से आपने उसको रब किया है, मतलब सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ से आपने उसको क्या किया? रगड़ा है। तो हुआ क्या कि जैसे कि ग्लास रोड पॉजिटिव हो गई और सिल्क क्लॉथ अपना नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई, तो इससे क्या पता चला? हम कह देंगे पॉजिटिव हुई तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और नेगेटिव हुई तो इससे ये पता चला इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो पहला क्वेश्चन यहां से इस कंसेप्ट से ये आता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का ये क्वेश्चन। ठीक है। आगे जब आप चार्ज को पढ़ते हो तो चार्ज के बारे में आपने पढ़ा है, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब
अदिश राशि है, अदिश अदिश मतलब इसकी दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मतलब कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी क्वेश्चन यहां से बनता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है इसकी यूनिट को लेकर, और बहुत रेयरली बनता है क्योंकि बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। बताओ भाई एसआई यूनिट है सर, बच्चे को पता है, इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। ओके, एक क्वेश्चन आता है इसकी डायमेंशन को लेकर, डायमेंशन यानी विमा, ये मात्रक हो गया। विमा की बात करें तो कूलाम, यानी देखो आपने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, यहां से Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हो, और I का एम्पियर और ये T, ये इसकी क्या हो गई, विमा। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे अपन बात करें, देखिए चार्ज को लेकर मात्रक हो गया, विमा हो गई, स्केलर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन हो गए। ओके, अब अपने पास क्वेश्चन आता है, जैसे कि अपने पास 3 बॉडीज हैं। एक अपने पास उदासीन बॉडी है, उदासीन मतलब न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है अपने पास धनावेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है, धनावेशित मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। और एक बॉडी है अपने पास नेगेटिव मतलब ऋणावेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है, ऋणावेशित, नेगेटिव बॉडी है। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन आता है किस बॉडी का मास अधिक होगा। तो मास को लेकर अपन बात करें, किसको, द्रव्यमान को लेकर, द्रव्यमान मास को लेकर क्वेश्चन आता है, किसका मास अधिक होगा। देखिए अपन मान लेते हैं कि जो अपने पास उदासीन वस्तु है, उदासीन मतलब एक तरह से ऐसे मुक्त पड़ी हुई वस्तु है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। कौन सी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। जैसे कि परमाणु क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है एटम। ठीक है, तो इसका मास अपन ने माना m। तो अगर नेगेटिव चार्ज की बॉडी की अपन बात करें, ऋणावेशित वस्तु की अपन बात करें, किसकी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की क्या चार्ज है, नेगेटिव, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। तो देखिए ये उदासीन वस्तु है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तब जाके ये नेगेटिव होगी, राइट है। इसको अपने m डैश बोला। नेगेटिव बॉडी का द्रव्यमान है ये, नेगेटिव बॉडी का द्रव्यमान मास है ये। नेगेटिव बॉडी का जो ऋणावेशित वस्तु है उसका मास अपन ने m डैश माना। कब आएगा, देखिए जब ये अपने पास उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे तब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट है। तो एक बात बताओ, क्या ये जो द्रव्यमान इसका नेगेटिव बॉडी का आएगा, इससे कम होगा या अधिक होगा। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, मास बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास होता है, मतलब इसका मास जो होगा वो आपका उदासीन वस्तु से ज्यादा होगा। ओके चलो, आपको इतना तो पता है। अच्छा मैं बोलूं, बताओ पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है, धनावेशित वस्तु है, उसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, कौन सी बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज, इसका मास मैंने m डबल डैश माना। ये कब होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तो नेगेटिव, और जब इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तब इसमें पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन चले गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब जब इलेक्ट्रॉन गए तो वो द्रव्यमान भी साथ ले गए, अपना मास ले गए। अरे जितना भाई इलेक्ट्रॉन में मास होता है, चार्ज होता है, तो साथ जब गए तो मास लेके गए, मतलब इसका द्रव्यमान कम हुआ। किसके कंपेयर में, उदासीन वस्तु के कंपेयर में। मतलब मैं कह दूं कि अपने पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है, सॉरी पॉजिटिवली का, वो अपने पास उदासीन वस्तु से कम होता है। कारण पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब हुआ उसके मास में कमी हुई है। ऐसे समझो कि अपने घर में लोग आए तब घर बराबर दिखेगा, ज्यादा द्रव्यमान हो गया। अब लोग चले गए तो घर घट गया, मतलब सूना लगेगा, मतलब द्रव्यमान कम हो गया। ऐसे भी नहीं समझो, तो ऐसे समझो अपने पास एक, मतलब अपन क्या करते हैं, कोई चीज तोलते हैं, तो तोलते हैं तब जैसे बाजरा तोल रहे हैं अपन, बाजरे में थोड़ा सा और बाजरा डाला, मिलेट्स, ठीक है, बाजरा डाला,
तो उसका मास बढ़ेगा, और बाजरा निकाल लिया तो मास घटेगा। ऐसे समझो, बाजरे का अपने पास एक पैकेट है, ठीक है, एक बर्तन में बाजरा है, वो उदासीन पड़ा, ऐसे समझो, ठीक है। उसमें आपने बाजरा डाला तो नेगेटिव हो गया, और बाजरा निकाला तो पॉजिटिव हो गया। बाजरा डाला नेगेटिव हुआ, इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ गया क्योंकि बाजरा डाल रहे हो। बाजरा निकाल रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव हुआ, मतलब द्रव्यमान घट गया क्योंकि निकाल लिया आपने। क्लियर है, वही चीजें हैं यहाँ पे। तो मैं इस पूरे विश्लेषण से, एनालिसिस से मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो ये लिख दिया ना मैंने, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास हमेशा अधिक होता है, मतलब ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, ज्यादा होता है। नेगेटिवली का मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब इन सभी के कंपेयर में ज्यादा मास रखती है। क्या रखती है? ज्यादा मास। मैं इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास m' था, ये ज्यादा होगा m से, और m का वैल्यू ज्यादा होगा m" से। ये कौन सी बॉडी का मास है? नेगेटिव का। ये कौन सी बॉडी का मास है? न्यूट्रल का। ये कौन सी बॉडी का मास है? पॉजिटिव का। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ओके, आगे देखिए। यहां पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन यहां से बना है ना। अब देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि समान प्रकार के आवेश। कैसे आवेश? समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं बताओ? सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, मतलब क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण, यानी रिपेल करते हैं। अच्छा, और विपरीत प्रकार के आवेश आप बताओ क्या करते हैं? आप बोलोगे अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। आकर्षण। क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो जहां से क्वेश्चन बनता है उनको लेकर अपन यहां पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये अपन ने बात की चार्ज को लेकर, चार्ज के टाइप को लेकर, ठीक, मास को लेकर, द्रव्यमान को लेकर, द्रव्यमान कब अधिक होगा, कब कम होगा, राइट। अब अपने पास क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग से। मेथड्स याद आया? मेथड्स कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, विधियां। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगता था 12th में, ये विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कितने टाइप की मेथड होते हैं? 3 टाइप के मेथड सर हमने पढ़े हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। इसको अच्छे से समझना। एक मेथड पढ़ा आपने घर्षण का, फ्रिक्शन का, पढ़ा है क्या सर? अभी तो बात की आपने, ये लो यहां पे। अच्छा, एक मेथड होता है कंडक्शन का। किसका? कंडक्शन का, मतलब जिसे अपन कहते हैं चालन। और एक मेथड होता है अपने पास इंडक्शन का। होती है कि ये 3 विधियां, 3 मेथड होते हैं। प्रेरण जिसे अपन बोलते हैं। देखिए, आपको यहां पे ध्यान रखना है, जब घर्षण की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद आएगा आपको 12th में जो पढ़ा हुआ है, तब रगड़ते हैं। मतलब यहां पे एक पे प्लस चार्ज आता है, दूसरे पे माइनस चार्ज, ठीक है, प्लस और माइनस। क्यों होता है प्लस माइनस? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। किसके कारण होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्थानांतरण के कारण। किसके स्थानांतरण? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण अपने पास क्या आता है? प्लस और माइनस आते हैं। अपन ने बात कर ली यहां पे, ठीक। चालन की जब अपन बात करें, जिसे अपन कंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, कंडक्शन का क्या कंसेप्ट है, इसमें आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है। कंडक्शन में 2 कंडक्टिंग बॉडी होती है, चालक वस्तुएं होती है। एक चालक बॉडी जो होती है, एक कंडक्टिंग बॉडी जो होती है, वो चार्ज होती है, दूसरी अनचार्ज होती है। जब दोनों को टच करते हैं, क्या करते हैं? टच। ये ध्यान रखना, यहां पे संपर्क में लाया जाता है, टच किया जाता है। दोनों बॉडीज को क्या किया जाता है? टच। तो होता क्या है?
समान प्रकार का आवेश, समझना इस बात को, समान प्रकार का आवेश वितरित हो जाता है। मैं लिखता हूं अभी इंग्लिश में, वितरित हो जाता है। सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज। सर ये सेम टाइप ऑफ चार्ज कौन सा है? अरे सेम टाइप ऑफ चार्ज का मतलब जो अपने पास चार्ज बॉडी है उसी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है दूसरी बॉडी पर, ये ध्यान रखना। तो जब आप दो कंडक्टिंग बॉडी को टच करोगे तो अगर उसमें प्लस चार्ज है तो दूसरी बॉडी पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा, बट जाएगा, वो बटेगा, क्या होगा, बट जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बॉडी पर भी क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां पे ये क्वेश्चन आता है किस टाइप का चार्ज एक्वायर होता है, तो सेम टाइप ऑफ चार्ज उस पर एक्वायर हो जाता है, यानी आ जाता है। अच्छा, इंडक्शन का क्वेश्चन अपने से पूछता है, इंडक्शन को लेकर, इंडक्शन जिसे अपन प्रेरण कहते हैं, इसमें क्या होता है, बॉडीज को टच नहीं किया जाता, बस ये अंतर है, डू नॉट टच, डू नॉट टच मतलब संपर्क में नहीं लाया जाता, संपर्क में नहीं लाया जाता। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली आता है, ठीक है, संपर्क में नहीं लाया जाता है। क्या लाया जाता है, जस्ट पास लाया जाता है। क्या लाया जाता है, नियर टू ईच अदर, पास लेके आते हैं। तो होता क्या है, विपरीत प्रकार का आवेश आता है, विपरीत प्रकार का आवेश, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर हो जाता है। आवेश अनावेशित वस्तु पर आ जाता है, किस पर, अनावेशित वस्तु पर आ जाता है, वस्तु पर आ जाता है, ये होता है। मतलब अपोजिट टाइप का चार्ज, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर अनचार्ज्ड बॉडी, विपरीत प्रकार का आवेश अनावेशित वस्तु, उदासीन वस्तु पर आ जाता है। मतलब जैसे कि प्लस अपने पास एक बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, तो होगा क्या, जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बता दूं, देखना, जैसे कि ये प्लस बॉडी है, ठीक है, आपके पास दूसरी बॉडी लेके आ रहे हो जो कि क्या है, अनचार्ज्ड है। क्या है, अनचार्ज्ड मतलब उदासीन है। क्या है, उदासीन। तो होता क्या है, ये प्लस होता है तो दूसरी बॉडी पर बाय इंडक्शन यहां पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस। ये कब होता है, इंडक्शन में। किसमें, इंडक्शन में, प्रेरण में। और जैसे कि एक बॉडी प्लस चार्ज है, दूसरी बॉडी को इसके टच में लेके आते हैं तो होता क्या है, दूसरी बॉडी भी प्लस चार्ज हो जाती है, मतलब आवेश यहाँ पे क्या हो जाता है, बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इधर चला जाता है। ये किसमें होता है, चालन में, यानी कंडक्शन में। किसमें, कंडक्शन में। और फ्रिक्शन का आप जानते हो ही, क्लियर है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कंडक्शन में सेम टाइप का चार्ज आता है, जबकि इंडक्शन में, कंडक्शन मतलब चालन, चालन में समान, और प्रेरण में विपरीत है। प्रेरण में क्या आता है, विपरीत आता है। ओके, आगे देखिए, ये अपन ने आवेशन की विधियां पढ़ी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है इसके प्रॉपर्टीज को लेकर। प्रॉपर्टीज में जहां से क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज को लेकर, गुणधर्म, गुणधर्म में, तो गुणधर्म में जहां से क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में वैसे अपन 3-4 प्रॉपर्टी यहां पे पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन की मतलब संरक्षण की, संरक्षण की मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व है। एक प्रॉपर्टी होती है इनवेरिएंट की, मतलब निश्चर, चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। मतलब अगर बात करें वी रेस्ट की, क्यू रेस्ट की और क्यू मूविंग की,
ऐसे बताऊं, रुको 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 रुको, इसको ऐसे बताता हूं। जैसे कि एक बॉडी है, ये रेस्ट में है, एक बॉडी है जो कि गति कर रही है, मूविंग, विराम में वस्तु है, और यहां पे गति करने वाली कोई वस्तु है। तो जितना चार्ज इस पर क्यों है, गति करने वाली वस्तु पे भी चार्ज उतना ही रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए अपन इसको इनवेरिएंट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे आता है तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि है यहां पे क्वांटाइजेशन। यहां से क्वेश्चन आते हैं अपने पास, क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण। क्या आता है? क्वांटीकरण। इसमें क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये कहता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है, मतलब क्वांटीकृत राशि होती है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती, सतत रूप से नहीं होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होती है, और एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस प्रकार से जैसे कि ये बॉडी चार्ज है तो इसमें बहुत सारे पैकेट होंगे इलेक्ट्रॉन के, तो हम कह सकते हैं कि n पैकेट है इलेक्ट्रॉन के, इसलिए उस बॉडी पे चार्ज क्या हो गया, प्लस माइनस NE। ठीक है, माइनस मतलब अगर मान लो नेगेटिव है तो माइनस और पॉजिटिव है तो प्लस। यहां से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और इस पर न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं सारे। ठीक है, आप इनको तैयार कीजिए। तो ये अपन ने अभी चार्ज को लेकर थोड़ा सा पढ़ा है, क्लियर दिख रहा है? ओके, अब अपन इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जितने जो मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं या फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं ना, आप इनको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? देखिए आगे बात करते हैं। तो चार्ज को लेकर अब अपन आगे मूव करते हैं। चार्ज को लेकर क्वांटाइजेशन पढ़ लिया अपन ने, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE देख लिया। क्या देख लिया? प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। काम की चीज है ये, क्वेश्चन इस पर आते हैं। n बराबर 1 2 3। कभी भी चार्ज जो होगा वो ऐसे नहीं होगा 2/3E या फिर प्लस माइनस 5/4E, इस फॉर्म में चार्ज नहीं होगा। चार्ज हमेशा ऐसे ही होगा। सबसे छोटा जो चार्ज होगा, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट चार्ज, सूक्ष्मतम आवेश, सूक्ष्मतम आवेश जो होता है वो होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है। ये भी क्वेश्चन आता है, किस एक्सपेरिमेंट से? मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से, तेल बूंद प्रयोग से अपने को यह पता चलता है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से अपने को यह पता चलता है स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, सूक्ष्मतम आवेश जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप उनको तैयार करना, और क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, चेक करना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने। ओके, आगे देखिए। अब अपने पास यहां पे कंसेप्ट आता है कूलाम के नियम का, कूलाम्स लॉ का, कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम, कूलाम नियम, ये जब आपने पढ़ा कि सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप के चार्ज आपने पढ़ा, समान प्रकार के जो आवेश हैं, समान प्रकार के जो आवेश हैं वो क्या करते हैं, आपने पढ़ा कि वो प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। यानी सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप, क्या? सेम टाइप ऑफ चार्ज क्या करते हैं? रिपेल, प्रतिकर्षण। मतलब क्या लगा? एक प्रकार का बल लगा। कौन सा बल हो गया? प्रतिकर्षण का बल हो गया, प्रतिकर्षण बल हो गया। अच्छा, आपने पढ़ा
कि ओपोजिट टाइप के जो चार्ज होते हैं, ओपोजिट टाइप के चार्ज यानी विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं बताना। देखिए आप बोलोगे आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं? आकर्षण, यानी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक प्रकार का बल लगा और ये बल कौन सा हो गया? आकर्षण का बल। कौन सा बल हो गया? आकर्षण का बल, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगा। क्या लगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो कूलाम ने क्या किया? इस बल को ही निकाल दिया। भले यार ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में इस फोर्स का वैल्यू निकाला कि जैसे कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स होता है KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। और K के लिए इन्होंने बोला ये क्या होता है? समानुपाती नियतांक होता है। समानुपाती नियतांक मतलब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। अच्छा, K का मान किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आता है। K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? तो ध्यान रखना, K की वैल्यू जो डिपेंड करती है, डिपेंड यानी निर्भर करती है, वो किसके लिए करती है? ध्यान रखना, K का मान जो होता है वो अपने पास मापन की पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट पर, एंड साथ में अपने पास डिपेंड करता है माध्यम पर। किस पर? माध्यम पर, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट पर अपने पास डिपेंड करेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम पर डिपेंड करेगा। कौन है? आपका K। कैसे? देखो, अगर CGS पद्धति की बात करें, CGS की, तो K का वैल्यू 1 होता है। ध्यान रखना, K का वैल्यू 1। अब K का वैल्यू 1 है CGS में, और मीडियम जो है वो अपन ने एयर लिया है या फिर वैक्यूम लिया है, हवा या निर्वात की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, हवा या निर्वात की। ठीक है, K का वैल्यू कितना आता है? 1 CGS में। तब K का वैल्यू 1 आएगा तो F का वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, Q1 है Q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या होगा? डाइन में होगा। F का CGS यूनिट, बल का CGS यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। ठीक, लेकिन यहीं पे बात करें SI यूनिट की, किसकी बात करें? SI यूनिट की। तो SI यूनिट में K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। कब होता है? जब मीडियम अपने पास क्या है? हवा या निर्वात। यहां पे एप्सिलॉन नोड जो होता है वो हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी होती है। क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस की अपने पास क्या होती है? परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नोड। अब यहां पे एप्सिलॉन नोड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन ये है, एप्सिलॉन नोड का वैल्यू। ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सारे करवा रखे हैं मैंने। एप्सिलॉन नोड का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे अपन इसका SI यूनिट लिखेंगे, क्या आएगा अभी देखना। ठीक है, ये वैल्यू जब यहां पे रखते हैं तो K का वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁹। तो पहले अपन क्या करते हैं? K की SI यूनिट निकालते हैं। देखिए, ये चाहिए अपने को, तो क्या हो जाएगा? K की SI यूनिट में FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 होगा। राइट है क्या? F का क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। और R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 मतलब कूलाम स्क्वायर। ये तो अपने पास किसका आ गया? इसका, K का। जब ये वैल्यू यहां पे रखें, एप्सिलॉन नोड चाहिए, तो एप्सिलॉन नोड क्या होगा? 1/4 पाई K। और K का SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये उल्टा हो गया ना, यहां पे रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये 1/4
ऊपर गया यानी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अपने पास एप्सिलॉन नोड की वैल्यू आ जाएगी और ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से आता है एप्सिलॉन नोड की विमा, एप्सिलॉन नोड की विमा से, डायमेंशन से अपने पास क्वेश्चन आता है एप्सिलॉन नोड की विमा से। देखिए एप्सिलॉन नोड की डायमेंशन अपने को चाहिए, के का वैल्यू आया, के का जो अपने पास यूनिट आया वो कितना आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। निकालें, सॉरी के का नहीं चाहिए अपने को, एप्सिलॉन नोड की चाहिए। तो एप्सिलॉन नोड का क्या आया, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही आया क्या। ठीक है, करें इसको सोल्व। कूलाम स्क्वायर यानी 80, इसका स्क्वायर A2 T2, न्यूटन का M1 L1 T-2, ठीक, और मीटर स्क्वायर का L2। आगे अपन इसको सोल्व करें तो देखना, ये अपने पास हो गया M-1 L2 और 1 कितना हो गया 3, यानी L-3 T-2 और ये +2 यानी T4 और A स्क्वायर। ठीक है, एक दूसरा तरीका याद करने का, ये इसकी विमा होगी, M रखो, A रखो, L रखो, T रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, बस हो गया काम। यही है अपने पास इसकी सॉरी विमा, क्या है, विमा है, ध्यान रखना, ये इसकी क्या है, विमा। ये क्वेश्चन आता है अपने पास, इसकी विमा से क्वेश्चन आता है डायमेंशन से। कंटिन्यू चल रहे हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आता है वो आप तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो बहुत काम का है। ठीक है, ये इसकी विमा होती है, विमा से क्वेश्चन आता है, इसकी वैल्यू से क्वेश्चन आता है, और इसके मात्रक से क्वेश्चन आता है, यूनिट से क्वेश्चन आता है। ठीक, के का वैल्यू जो होता है उससे क्वेश्चन आता है, इसके यूनिट से क्वेश्चन आता है, और साथ में अगर इसकी विमा निकालना चाहो तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ओके, आगे देखिए। तो अपन ने देखा कि जब एयर या वैक्यूम की बात की जाती है, हवा या निर्वात की बात की जाती है, तब अपने पास फोर्स का वैल्यू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2/r²। आता है क्या, देखिए Q1 Q2/r², के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड हवा या निर्वात में, राइट है क्या। ऐसा यूनिट हो, हवा या निर्वात हो, तब के का वैल्यू ये होता है। देन ये हवा या निर्वात में ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2/r²। ठीक, ये अपने पास कब आएगा, हवा या निर्वात में। अच्छा, जब बात करें कोई दूसरा माध्यम है अपने पास, कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, हवा या निर्वात अपने पास नहीं है, किसी दूसरे मीडियम की बात करते हैं, फोर अदर मीडियम, अन्य माध्यम की अपन बात करें, किसकी बात करें, अन्य माध्यम की। तो अन्य माध्यम में अपने पास F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। यहां पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, उस माध्यम की विद्युतशीलता, जिस माध्यम में अपने पास चार्ज है, विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, राइट, उस माध्यम की विद्युतशीलता होगी। ठीक, अब एप्सिलॉन को अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r। वो कैसे लिखते हैं, देखिए यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं अपन, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक ये भी काम की चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, खूब बनते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए एप्सिलॉन r बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, ये होता है। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन r, अभी रुको, चलो एक बार यहां से देखो, ये रखा अपन ने,
यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू यहां पे रखें, मीडियम की बात है। तो एफ मीडियम अपने पास कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, ठीक। और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिख रहा है, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ मीडियम किसी माध्यम की जब अपन बात कर रहे हैं, ओके। यहां से देखिए ये क्या है सर, ये तो एयर या वैक्यूम में फोर्स है, यानी एफ मीडियम को अपन लिख देते हैं एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, सही है क्या? बहुत काम का फॉर्मूला है, क्वेश्चन खूब आते हैं यहां से। अब यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, करवा रखे हैं सारे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनेगा कि एफ मीडियम बढ़ा या घटा, आप बोलोगे घट गया, कारण बताओ सर, एप्सिलॉन आर का भाग लग रहा है, तो बड़ा कौन होगा, हवा या निर्वात में बल ज्यादा होगा, हवा या एयर या वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होगा, या फिर किसी माध्यम में किसी मीडियम में फोर्स ज्यादा होगा, किसी माध्यम में बल ज्यादा होगा, आप बोलोगे हवा या निर्वात में एयर में फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी काम का फॉर्मूला है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन अपने पास आते हैं। तो अपन ने बात की अभी कूलाम के नियम की, और कूलाम के नियम में बल की, बल का सूत्र क्या है उसकी बात अपन ने यहां पे की है, ठीक। अब अपन आगे बात करते हैं इसमें, देखिए चलिए आगे देखिए। तो कूलाम के नियम में कूलाम बल आ गया अपने पास K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसे अपन लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हवा या निर्वात में। और मीडियम की बात करें तो इसे अपन लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए K का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁻⁹। ओके चलो आगे देखिए, इसको अपन चेंज कर सकते हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर से, और एक फॉर्मूला अपने पास आ गया एफ मीडियम का, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये तीन फॉर्मूलाज यहां पे काम के हैं, ओके। आगे देखिए, कूलाम का नियम यहां पे अपना कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज जो होता है, कोई भी जो आवेश होता है, उस आवेश के चारों ओर एक एरिया होता है, एक क्या होता है, एरिया। और इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज अपन लेके आए, जैसे प्लस चार्ज लेके आ गया मैं यहाँ पे, और ये भी प्लस था, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और माइनस चार्ज लेके आऊं तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित। मतलब अगर इस एरिया में कोई चार्ज लेके आऊंगा तो वो क्या करेगा, ये जो चार्ज है उस चार्ज पर अपना इफेक्ट दिखाएगा। मतलब ये एक एरिया है, इस एरिया को अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, ठीक है। इस एरिया को अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्षेत्र को अपन क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, यहां पे गणितीय रूप से इसको डिफाइन करते हैं, गणितीय रूप से, मैथमेटिकल, इन मैथमेटिकल, गणितीय रूप से ये एक प्रकार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये। और इसका सूत्र अपन ने निकाला था एफ अपॉन क्यू नोड, जिसे अपन ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नोड। ये काम की चीज है, पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है उससे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक। ये मैथमेटिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास डिफाइन हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे बनता है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, यानी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि,
सदिश। पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज यानी आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर, आउटसाइड। कहाँ? आउटसाइड। और अगर बात करें नेगेटिव चार्ज की, किसकी बात करें? नेगेटिव चार्ज की। देखिए नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इनसाइड होता, इनसाइड यानी अंदर की ओर। समझे नहीं सर? मतलब प्लस चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है, और माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होता है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये क्या होती हैं? ये विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र का फोटो रूप होती हैं, फोटो रूप। एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइन होती है ये, ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोटोफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। ये जो लाइंस होती है, ये लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया होगा ऐसा 12th में, एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, प्लस के लिए आउटसाइड होती है और माइनस के लिए इनसाइड होती है। और प्लस और माइनस दो चार्ज है, तो प्लस से माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, लेकिन कभी भी माइनस से प्लस नहीं आती है, मतलब ये बंद लूप नहीं बनाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बंद लूप नहीं बनाती है। नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, बंद लूप नहीं बनाती है, प्लस से जाके माइनस पे समाप्त होती है, लेकिन कभी भी माइनस से प्लस नहीं आती है। ओके, तो यहां पे माइनस पे अंदर आता है, प्लस से बाहर निकलता है, ठीक है। ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला की बात कर ली। वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपन बात करें, इसका जो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक दिख रहा है ना आपको? हाँ, इसका मात्रक SI यूनिट, SI यूनिट, ये पूछता है अपने से, इसका SI यूनिट बताओ, इसका SI यूनिट क्या होगा? आप बोलोगे इसका न्यूटन और इसका वो कुलाम हो गया, न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ये भी बोलते हैं। कारण क्या है वोल्ट पर मीटर बोलने का? भाई न्यूटन पर कुलाम का तो फॉर्मूला अपने को दिख रहा है, इसलिए अपन बोल देते हैं न्यूटन पर कुलाम। वोल्ट पर मीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने पास जैसे E का फॉर्मूला अपन निकालेंगे Q/r² होता है, और V का फॉर्मूला Q/r होता है। दोनों से अपन ये देख रहे हैं कि V जो है वो E को R से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, यानी E बराबर क्या हो गया? V/r हो गया, यानी V का वोल्ट होता है और R का क्या होता है? मीटर। इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? वोल्ट पर मीटर भी इसका SI यूनिट होता है। तो दोनों अपने को ध्यान रखना है, न्यूटन पर कुलाम और अपन ध्यान रखेंगे वोल्ट पर मीटर, ठीक। आगे देखिए, तो ये इसका SI यूनिट, और हाँ ये इसका SI यूनिट है। ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है। कैसी क्वांटिटी होती है? सदिश राशि होती है। V मा आप खुद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। न्यूटन का अपन यूनिट निकाले तो mLT-2, गुलाम का AT करके अपन इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, वो भी अपने यहाँ पे क्वेश्चन बनता है डायमेंशन को लेकर, V मा को लेकर। देखो
विमा क्या होगी एम एल टी माइनस 2 अपॉन कुलाम यानी ए टी, ठीक, यानी m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। ये t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा। ये विमा यहां से भी क्वेश्चन अपने पास आता है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर ली, फिर विमा की बात कर ली। अब देखिए अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये आता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, वो डिस्टेंस है जहां पे वो पॉइंट अपने पास, जैसे प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे पॉइंट है। यहां पे अपन विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ये आती है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसे अपन ऐसे लिख लेते हैं क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है। ओके, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ये बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गया। ओके, अब अपन यहां पे डिफाइन करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, उन पे एक पे माइनस चार्ज होता है, एक पे प्लस चार्ज होता है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर ये स्थित होते हैं, इसे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट O होता है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो अक्षीय लाइन होती है, यानी अक्षीय रेखा होती है, ठीक है। और इनके परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन अपने पास निरक्षीय रेखा होती है, यानी इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है। यहां पे अक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और निरक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। उससे पहले अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, P की, जो कि होता है Q डॉट 2A, Q डॉट 2A। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है ये, द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये आता है, ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस दिशा होती है इसकी, माइनस से प्लस, मतलब यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, तो P की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डॉट 2A, काम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट की अपन बात करें कि इसका SI मात्रक क्या होगा, बताओ। Q का कुलाम और 2A का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलाम मल्टीप्लाई मीटर, क्लियर। ये अपने पास क्या हो गया, ये इसका अपने पास SI यूनिट हो गया। यहां पे अगर इसकी विमा की बात करें, डायमेंशन की, तो यहां से ये भी क्वेश्चन आता है, इसके डायमेंशन को लेकर, विमा को लेकर क्वेश्चन आता है। डायमेंशन की बात करें तो कुलाम का 80 हो गया और मीटर का L हो गया, मतलब हम लिखें LTA, ऐसे लिख लो। लता, क्या रखेंगे, लता। लता ध्यान रखना, द्विध्रुव लता नाम की लड़की 2 चोटी रखती है, तो लता, ये इसकी क्या हो जाती है, विमा होगी। क्लियर है, इतनी बात है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ठीक, मात्रक और विमा। अब अपने पास यहां पे आता है द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, E अक्षीय, ये आता है 2kp अपॉन r³। और एक क्वेश्चन आता है निरक्षीय बिंदु पर, ठीक है, निरक्षीय बिंदु पर, इक्वेटर पर, कहां पर, इक्वेटर पर, और ये कहां पे है, अक्षीयल पॉइंट है। निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आता है E इक्वेटर, यानी EE, ये एक्सियल A,
ये आता है KP अपॉन R क्यूब, मतलब है जस्ट अक्षीय का क्या होता है, आधा होता है, अक्षीय का आधा। तो यहाँ पे इन दोनों के रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है जो कि मैंने आपको करा रखा है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ, डाइपोल मोमेंट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, फील्ड इंटेंसिटी हुई, इसका मात्रक हुआ, फील्ड लाइंस हुई कि प्लस के लिए क्या होती है, माइनस के लिए क्या होती है, प्लस माइनस पास पास हो तो क्या होगा, कभी क्लोज्ड फॉर्म बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ठीक, ये अपने पास चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी चैप्टर का 1/4 पार्ट अपन ने कर लिया है, 1/4 पार्ट अपना हो गया है। आगे देखिए, अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो होगा क्या, उस पर एक द्विध्रुव आघूर्ण काम करेगा, सॉरी उस पर बलाघूर्ण काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो होगा क्या, वो घूमेगा, रोटेट करेगा। ये सारा कंसेप्ट बता रखा मैंने, है ना। तो बात करते हैं डायरेक्ट, देखिए टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। देखिए ये फॉर्मूला आता है, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें डाइपोल है, वो रोटेट करता है तो द्विध्रुव बलाघूर्ण आता है, टॉर्क आता है जिसे अपन कह देते हैं पीई साइन थीटा डॉट एन कैप। ठीक, यहां से 3 सिचुएशन बनती है इनकी। वहां से क्वेश्चन आता है थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री देन टो हो जाएगा 0, थीटा 90 देन टो हो जाएगा मैक्सिमम, थीटा 180 देन टो हो जाएगा वापस से 0। ठीक है, ये अपने पास अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा, अधिकतम मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क। ओके, ये यहां पे मिनिमम टॉर्क होगा, मतलब 0 आ गया इसलिए मिनिमम है। तो अधिकतम बलाघूर्ण किस सिचुएशन में लगता है, ये क्वेश्चन आता है। मिनिमम कब लगेगा, 0 या 180 में। ये अपने पास स्टेबल स्टेट होती है, बता रखा है स्टेबल क्यों होती है। ये अपने पास अनस्टेबल स्टेट होती है, अस्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था और अस्थायी अवस्था। स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें माइनस क्यों, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, ये P है और इधर ही E है। स्टेबल इसलिए होती है कि इसको अगर थोड़ा सा घुमा दें तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, और ये अनस्टेबल इसलिए होती है कि अगर इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है। ये बता रखा है अच्छे से, ठीक है, इसका शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा मैं। तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का सूत्र यह आता है। 3 सिचुएशन बनती है जहां से क्वेश्चन बनता है, इस फॉर्मूला से भी अपने पास क्वेश्चन बनता है। अब अपन बात करते हैं गाउस के नियम की, और गाउस के नियम से पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बल रेखाओं की संख्या होती है, बल रेखाओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। लेकिन ये फील्ड लाइंस किसी सरफेस से निकलनी चाहिए, मतलब किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, पासिंग थ्रू ए सरफेस। ये अपने पास क्या होता है, फील्ड लाइंस होती है। पासिंग थ्रू ए सरफेस, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है।
तो किसी सरफेस से, किसी पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स होती है। मैथमेटिकली, गणितीय रूप से अपन इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली फॉर्मूला जो अपने पास आता है इसका, गणितीय रूप से ये फॉर्मूला अपने पास फाई ई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे अपन लिखते हैं ई ए कोस थीटा। यहां पे सिचुएशन आती है, दो सिचुएशन लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की। ठीक है, थीटा 0 डिग्री होगा तो उस सिचुएशन में फाई ई कितना होगा, और थीटा 90 होगा तो उस सिचुएशन में फाई ई कितना होगा। थीटा अगर 0 है उस सिचुएशन में ई ए होगा, और थीटा अगर 90 है उस सिचुएशन में फाई ई क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू 0। ये अपने पास मैक्सिमम होगा, अधिकतम, और ये अपने पास क्या होगा, मिनिमम यानी न्यूनतम होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम थीटा 90 पे होता है और मैक्सिमम थीटा 0 पे होता है। देखिए ये सिचुएशन आई। अब देखो क्वेश्चन है, फाई इंटरिंग निवेशी फ्लक्स जो होता है वो अपने पास क्या होता है, नेगेटिव, और फाई लिविंग यानी निर्गत फ्लक्स, मतलब किसी बॉडी में फ्लक्स आ रहा है वो नेगेटिव होता है, और किसी बॉडी से फ्लक्स जा रहा है वो पॉजिटिव होता है। बता रखा है कारण क्या है, ठीक है, मैंने डिटेल में बता रखा है चीजें। ये फाई इंटरिंग नेगेटिव और फाई लिविंग अपने पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होता है उस सिचुएशन में आपका फाई ई क्या होता है, नेगेटिव होता है। देख लो, क्लियर है, ये चीजें आप ध्यान रखना। और जब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होगा उस सिचुएशन में आपका फाई ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ये अपने पास कब होता है, फाई ई, कोई अपने पास ई का वैल्यू यूनिफॉर्म हो तब होता है। लेकिन अगर बात करें क्लोज्ड की, क्लोज्ड अपने पास सरफेस है, बंद पृष्ठ है, एंड ई जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब असमान है, असमान है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है और ई का वैल्यू असमान है। उस सिचुएशन में फाई ई होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, अब यहां पे बात करते हैं अपन गाउस के नियम की, गाउस लॉ की। ये कहता है कोई भी बंद पृष्ठ है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसमें, उस सरफेस में, उस पृष्ठ में जितना जो चार्ज होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस होता है। ये किस सिचुएशन में होता है, ये अपने पास एयर या वैक्यूम की सिचुएशन में होता है, हवा या निर्वात की में। लेकिन अगर सिचुएशन अपने पास कोई मीडियम है, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो उस सिचुएशन में फाई ई कितना हो जाता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो जाता है। ठीक है, समेशन क्यू क्या होता है, अपने पास बीज गणितीय योग होता है। क्या होता है, बीज गणितीय योग, मतलब है अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है। क्लियर, समेशन क्यू क्या होता है, अलजेब्रिक सम यानी बीज गणितीय योग होता है। देखिए आगे, समेशन क्यू बीज गणितीय योग है, किसका, चार्ज का, आवेशों का, आवेशों का, आवेशों का बीज गणितीय योग। और ये आवेश कहां पे, बंद पृष्ठ में। ठीक है, बंद पृष्ठ में होनी चाहिए, क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड पाथ में, सॉरी क्लोज्ड सरफेस में। अगर क्लोज सरफेस से बाहर है तो चार्ज वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ये बता रखा है मैंने। ठीक है, ये गाउस लॉ हो गया, गाउस लॉ का अपने पास ये फॉर्म आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, और इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन है, टाइप है, वो सारे करवा रखे हैं मैंने, आप जरूर चेक करना उस चीज को। आगे अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ ए गाउस लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ ए गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग की अपन बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ए गाउस लॉ की बात करते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन अपन निकालते हैं, और एप्लीकेशन में कौन कौन से एप्लीकेशन अपन यहां पे चेक करते हैं। तो पहले अपन करते हैं अनंत रेखीय आवेश अपने पास है, अनंत रेखीय आवेशित तार है अपने पास, यानी यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अपने पास 2k लैम्डा अपॉन r। जैसे कि ये अपने पास अनंत रेखीय आवेश है और इससे r डिस्टेंस पे वो पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो कि कितना आता है, विद्युत क्षेत्र 2k लैम्डा बटे हुए r आता है। लैम्डा यहाँ पे अपने पास होता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, जिसे अपन लिखते हैं Q अपॉन L। Q अपॉन L पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, एकांक लंबाई में कितना आवेश है, वो अपने पास क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्लियर? तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k लैम्डा बटे हुए r। ये किसके लिए? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए। यहां पे अपने पास एक ग्राफ आता है, किसके बीच में? E एंड लैम्डा के बीच में। बताओ ये E है, ये लैम्डा है, करवा रखा है, बताओ क्या आएगा ग्राफ? इस प्रकार से आएगा क्या? क्योंकि E लैम्डा के क्या है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ही अपने पास ग्राफ मिलता है। अच्छा, E और R के बीच में ग्राफ बताओ, E और R के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा ग्राफ आएगा। व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो ऐसा ग्राफ अपने पास आ जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ भी ध्यान रखें, ये फॉर्मूला ध्यान रखें। यहाँ पे अगर वेक्टर में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आर कैप कर देंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। आगे देखिए इसमें अब अपन बात करते हैं एक नॉन कंडक्टिंग शीट की, नॉन कंडक्टिंग शीट की। ठीक है, मतलब कुचालक परत की बात करते हैं, कुचालक परत की। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ध्यान रखें। एक अगर बात करें कंडक्टिंग प्लेट की, चालक प्लेट की अपन बात करें, तो चालक प्लेट के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखें फॉर्मूलाज। इन दोनों फॉर्मूलाज से क्वेश्चन जो बनता है वो मोस्टली क्वेश्चन आता है अपने पास इसके डिपेंडेंसी। जैसे कि एक ग्राफ को लेकर क्वेश्चन आता है, E एंड R के बीच में ग्राफ, E और R के बीच में ग्राफ। बताइए, देखिए यहाँ पे R का कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या? क्यों बनेगा ऐसा ग्राफ? बताओ। देखिए, ऐसा ग्राफ बनने के पीछे रीजन ये होगा क्योंकि R का कोई पद नहीं है, R का कोई टर्म नहीं है। R कितना भी बढ़ाओगे E का वैल्यू यही रहने वाला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन अपने पास आता है। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। इसमें एक स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेयर की बात करें, चालक गोले की अपन यहाँ पे बात करें, कंडक्टिंग स्फेयर की, चालक गोले की अपन बात करें, किसकी? चालक गोले की। या फिर स्फेरिकल शेल की बात करें, स्फेरिकल शेल की, गोलीय कोश की, गोलीय कोश की। तो उसके लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जैसे आउटसाइड जो कि आता है KQ अपॉन R स्क्वायर, सरफेस पे आ जाता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड अपने पास क्या हो जाता है? जीरो। कारण क्या है जीरो होने का? क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे ये अपने पास एक चालक गोला है, कैपिटल R इसकी रेडियस है, यहाँ से आउटसाइड बात हो जाएगी, यहाँ पे सरफेस की बात हो जाएगी और यहाँ पे इनसाइड बात हो जाएगी। चार्ज सारा इसके सरफेस पे होगा, पृष्ठ पर होगा,
बाहर, अंदर और पृष्ठ। तो बाहर सरफेस और अंदर, अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें अब यहां पे बात करते हैं कुचालक गोले की, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कुचालक गोला। और कुचालक गोले से ये मार्कर में क्या हो गया, देखो कुचालक गोले से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं आउटसाइड, जो कि आता है KQ/R²। सरफेस पे आता है KQ/R²। इनसाइड की बात करें तो वो अपने पास आता है KQ/R/R³। कैपिटल R क्या है, उस गोले की त्रिज्या है, रेडियस है, इसको प्लस चार्ज अपन ने दिया है, ये अपने पास आता है। ये सारे फॉर्मूलाज अपने को ध्यान रखने हैं, डिटेल में मैंने सारा करवा रखा है। अपन वन शॉट देख रहे हैं, मतलब एक तरह से रिवीजन पे ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये अपने पास एप्लीकेशन हो जाती है गाउस के नियम की। ओके, अब अपन मूव करते हैं पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, विद्युत विभव पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव फॉर्मूला होता है W/Q0, मतलब है अनंत से इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो अपने पास क्या होता है, विद्युत विभव होता है, W_external/Q0। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, इसलिए अपन इसको -W विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य अपॉन Q0 भी बोलते हैं, अपोजिट है इसलिए। ये पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, इसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं U/Q0, क्योंकि ये वर्क डन ही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, विद्युत विभव हो गया, कुचालक गोले की बात कर ली। अब विद्युत विभव में अपन आगे बढ़ते हैं, विभवांतर की बात करें। किसकी बात करें, विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की अपन बात करें। डेल V से लिखते हैं, ये होता क्या है, W/Q होता है। नहीं, बताओ क्या होता है, सही है, विभव का अंतर ही तो है, विभव का अंतर ही तो विभवांतर है, और क्या है। ठीक है, विभव का अंतर ही क्या होता है, विभवांतर होता है। एक पॉइंट पर पोटेंशियल, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। ये अपने पास, इसको Q0 को हटा देते हैं। यहां पे यूनिट को लेकर SI यूनिट का क्वेश्चन आता है, बताओ क्या होगा, वोल्ट होगा क्या, वोल्ट होगा। ठीक है, वीमा अपन निकाल सकते हैं, वीमा का क्वेश्चन आता है डायमेंशन को लेकर, बताओ वीमा क्या होगी। वीमा सर इसका M1L2T-2 होगा, Q का AT होगा, मतलब वीमा कितनी आ गई, M1L2T-3 और A-1, ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। देखिए M1L2T-3 और A-1, ये इसकी डायमेंशन होगी, यानी वीमा होगी। आगे देखिए तो यूनिट की बात हो गई, वीमा की बात हो गई, ठीक है, मात्रक की बात हो गई और वीमा की बात हो गई। फॉर्मूला की अपन ने बात कर ली कि फॉर्मूला इसका क्या होगा। विभवांतर क्या होता है, देखिए विभवांतर होता है कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो जितना वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। एक चार्ज है, उस चार्ज को, आवेश को विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे पॉइंट तक जितना लेकर जाने में वर्क डन जो होता है, कार्य जो होता है, वो क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक, अब अपने पास विभव को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए विभव को लेकर, पोटेंशियल को लेकर, सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए
बिंदु आवेश के लिए विभव, बिंदु आवेश के लिए, ठीक है। जैसे प्लस क्यू है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहां पे विभव आता है अपने पास KQ/R। ये अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है मतलब अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन अपने पास नहीं होती है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, आर कैप नहीं लगाते यहाँ पे कि वेक्टर फॉर्म बता दें, इसका वेक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपन विभव निकालें, पोटेंशियल निकालें द्विध्रुव के कारण, तो जैसे कोई द्विध्रुव है, ये माइनस क्यों और ये प्लस क्यों, सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहां से थीटा एंगल बना रहा है, यहां पे अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है जब r का मान a के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो, तब उस केस में आता है Kp cos θ/r³। यहां से अगर बात करें अक्ष पर, अब क्वेश्चन बनेगा यहां पे अक्षीयल पॉइंट पर, अक्षीयल पॉइंट पर तो थीटा 0 डिग्री होगा और v = v अक्ष, अक्ष पर विभव Kp/r³ होगा। क्या r³ नहीं होता, r² होता है, r², ठीक, Kp/r²। अच्छा निरक्ष पर बात करेंगे तो इक्वेटर पे, इक्वेटर पे निरक्ष पर अपने पास हो जाएगा v निरक्ष = cos θ, थीटा 90 हो जाएगा निरक्ष पर, थीटा 90, थीटा अगर 90 देन v निरक्ष कितना आ गया 0, ये Kp/r² अक्ष आ जाएगा, निरक्ष पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो v अक्ष Kp/r² और v निरक्ष 0 होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद में अपन बात करें, जैसे कि अपने पास कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, चालक गोला है, चालक गोला, उसके कारण विभव अपन आउटसाइड बताते हैं Kq/r², r स्क्वायर नहीं होता इसमें ना, सरफेस पे होता है Kq/R और इनसाइड अपने पास आ जाता है Kq/R, मतलब सेम होता है, यहाँ पे समान होता है, बताया था मैंने इसके बारे में। चलो दिख रहा है KQ इनसाइड कितना होता है Kq/R और सरफेस पे भी इतना ही होता है, मतलब अंदर विभव और पृष्ठ पर विभव क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। देखिए आगे देखिए, चालक गोला हो या फिर बाद में गोलीय कोश हो, क्या हो, गोलीय कोश, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, दोनों के लिए सेम अपने पास क्या होता है, विभव होता है, यानी पोटेंशियल सेम होगा, क्या होगा, सेम, जो अपने पास यहां पे आया, ठीक है। क्यों होता है बताना, देखिए कमेंट में मैंने बता रखा है अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो, ठीक। अब बात करें कुचालक गोले की, किसकी बात करें, कुचालक गोले की, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग क्या है, स्फेयर, कुचालक गोला है। तो कुचालक गोले के लिए, कुचालक गोले के लिए मैंने आपको पोटेंशियल करवाया है, एक तो आउटसाइड सेम Kq/R, सरफेस Kq/R, इनसाइड, इनसाइड कितना आता है Kq3 r² -r² 2r³, ये आता है। यहां पे क्वेश्चन आता है सेंटर पे कितना विभव होगा, v सेंटर बताओ, तो सेंटर पे r का वैल्यू 0 होगा, r का वैल्यू इनसाइड में 0 करें तो v इनसाइड अपने पास आएगा 3/2 Kq/R, जो कि क्या हो जाएगा 3/2 vs, यानी पृष्ठ पर जो विभव है उसका 1.5 सेंटर पर, सॉरी सेंटर पर, सेंटर पर
उसका कितना हो जाएगा 1.5 गुना, 1.5 मल्टीपल होगा। ये कुछ अलग गोले की बात होती है, ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज अगर पता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आता है सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थितिज ऊर्जा है, मतलब कौन सी स्थितिज ऊर्जा है? स्थिर वैद्युत है, स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U फॉर 2 पॉइंट चार्ज होता है K1 Q2 अपॉन R फॉर 2 पॉइंट चार्ज, दो बिंदु आवेशों के लिए। कितने के लिए? दो बिंदु आवेशों के लिए ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, एक तरह से सारा रिवीजन है, ये पूरा रिवीजन है, एक साथ पूरा रिवीजन करवा रहे हैं आपको। U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दो बिंदु आवेशों के लिए ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आता है। राइट है क्या? ठीक है, अब जैसे दो नहीं है अपने पास चार्जेस, कितने चार्ज हैं? दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, मोर देन, मतलब 3 पॉइंट चार्ज की बात करें, जैसे 3 पॉइंट चार्ज के लिए, n के लिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट। n पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है K J डज नॉट इक्वल टू K बाई 2 होता है ना। J डज नॉट इक्वल टू K वैल्यू n तक है, और QK अपॉन RJK निकालते हैं। और ये कैसे आता है सारी चीजें बता रखी है मैंने इसमें। ठीक है, 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, 4 के लिए भी। अब इसको अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। अपने पास U का वैल्यू 3 के लिए, 4 के लिए आ जाएगा। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर क्या? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी आती है? याद है क्या फॉर्मूला? आपको करवा रखा है। ये होता है U इज इक्वल टू माइनस PE, जिसे अपन लिख लेते हैं माइनस PE कोस थीटा। अब थीटा की सिचुएशन के अकॉर्डिंग थीटा 0, 90, 180 के अनुसार इसकी वैल्यू आती है। ठीक, ये होता है वर्क डन। क्या? वर्क डन, किया गया कार्य इन रोटेशन ऑफ ए डाइपोल, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या? घुमाने में किया गया कार्य आता है क्या? वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए डाइपोल, एक द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र आता है W। कितना आता है? PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, काम का फॉर्मूला है। यहां से θ1 θ2 की वैल्यू, जैसे θ1 बोले 0 डिग्री से, या फिर θ1 बोले 60 डिग्री से, θ1 बोले 30 डिग्री से मतलब घुमा रहे हैं कहां तक? बोले कि 90 पे, 120 तक, ऐसे। जैसे θ1 0 डिग्री हो, θ2 90 हो तो वैल्यू आ जाएगा। θ1 0 डिग्री हो, θ2 थीटा हो तो अपन क्या बोल देंगे? θ1 अगर 0 डिग्री हो और θ2 कोई भी थीटा हो, उस सिचुएशन में आ जाएगा PE कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और ये हो जाएगा कोस थीटा। तो अलग अलग वैल्यू अपन रख के अपन वर्क डन निकाल सकते हैं, किया गया कार्य। तो सारे सूत्र काम के हैं क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आते हैं। ओके, चलिए अब अपन बात करेंगे धारिता की। किसकी? कैपेसिटेंस की।
जो कि अपन ने कल ही पढ़ा था, कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस यानी धारिता, क्या बोलते हैं हिंदी में, धारिता, आवेश धारण करने की क्षमता, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। और ये आता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला आता है क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। यानी किसी बॉडी में चार्ज का वैल्यू बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी उसी रेशियो में बढ़ता है। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो अपने पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसे धारिता बोलते हैं, और C का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाता है, Q अपॉन V आ जाता है। यहां पे क्वेश्चन आया SI यूनिट का, बताओ इसका SI यूनिट क्या है, आप बोलोगे कूलाम पर वोल्ट, और इसी को अपन क्या कहते हैं, फैरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरेड। आपको बोले बताओ इसकी वीमा क्या है, अपन निकाल सकते हैं, कूलाम का 80 होता है, ठीक है। V को W अपॉन Q रखेंगे, W अपॉन Q, W का क्या, M L 2 T माइनस 2 अपॉन Q, Q का वैल्यू आएगा 80, 16 किया तो अपने पास हो गया इधर M माइनस 1 L माइनस 2, ठीक है। चलो मैं इस करता हूं, ये हो गया अपने पास a स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हो गया m माइनस 1 L माइनस 2 और t प्लस 2, किया सोल्व, m माइनस 1 L माइनस 2 t 4 और a स्क्वायर। देखिए देखिए सही है क्या, क्योंकि अपने पास क्या आया है, w अपॉन q आया, और w को अपन ने लिखा m1 L2 t माइनस 2 और q को लिखा at, ऊपर गया a2 t2 हुआ, ये m माइनस 1 हुआ, ये L माइनस 2 हो गया, t ऊपर गया प्लस 2 यानी प्लस 4 हो गया, और a स्क्वायर हो गया। ये अपने पास कैपेसिटेंस यानी धारिता की क्या हो जाती है, वीमा हो जाती है। ये अपने पास इसका मात्रक हो जाता है। क्लियर है। क्या होती है कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, धारण कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर है। कैपेसिटेंस को लेकर अपना फॉर्मूला क्या आया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर Q और V के बीच में ग्राफ देखें, ये ग्राफ आएगा, प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे tan थीटा निकालें तो tan थीटा क्या आएगा, लंब बटे हुए आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर Q बेस V यानी Q अपॉन V, जिसे अपन क्या बोलेंगे, C। मतलब QV ग्राफ में अगर स्लोप निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं तो वो धारिता को बताता है। और यहीं पे अगर इसकी एक्सिस उल्टी कर दी जाए, पलट दिया जाए, ये V और ये Q, और ग्राफ कुछ ऐसे आया, तब अपन tan थीटा निकालें तो V अपॉन Q आ जाएगा, जो कि 1 अपॉन C होगा, यानी धारिता पलट जाएगी। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने करवा रखे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें अब यहां पे टॉपिक आता है कैपेसिटर का। किसका, कैपेसिटर का, संधारित्र का। किसका, संधारित्र का। क्या होता है संधारित्र, एक प्रकार की चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस होता है। ये क्वेश्चन बनते हैं। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, एनर्जी को स्टोर करने का डिवाइस होता है। ठीक है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक प्लेट प्लस होती है और दूसरी प्लेट माइनस होती है, प्लस से और माइनस से इस प्रकार से जुड़ी होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि एनर्जी होता है, और जब इसको हटा लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टोर हो जाता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं। क्लियर है। संधारित्र अपने पास जैसे एक आता है समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर जैसे ये प्लस ये माइनस, दो प्लेट है जिनको पैरेलल एक दूसरे के अपन यहाँ पे अरेंज्ड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए धारिता आता है, धारिता का सूत्र आता है कैपेसिटेंस का, जो कि आता है A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। A क्या होता है, एरिया होता है,
d क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, इसे क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये क्या होती है, दूरी। कहाँ की दूरी, प्लेटों के मध्य, बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के मध्य, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और ये क्या हो जाएगा, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का एरिया। ठीक, तो ये अपने पास फॉर्मूला आता है। इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं सारे करवा रखे हैं, देखना आप। ओके, आगे देखिए, ये कब है, जब आप इनके बीच में, प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात है तब। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन बनती है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूर्णतः भरा हुआ है। एक है परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हुआ है, भरा हुआ है। उस सिचुएशन में अपन यहां पे क्या करते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं, जो कि आता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R अपॉन D। क्योंकि यहां पे C मीडियम हुआ, और C मीडियम कैसे आएगा, A एप्सिलॉन अपॉन D आएगा, मीडियम भरा हुआ है तो, जिसे अपन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला। यहां पे C मीडियम क्या हुआ, C मीडियम आपका एप्सिलॉन R C हुआ, मतलब C मीडियम का वैल्यू C से क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि एप्सिलॉन R से गुणा हो रहा है। ठीक है, ये कंप्लीटली फील्ड था। अब अगर पार्शियली फील्ड हो, क्या हो, पार्शियली फील्ड, मतलब आंशिक रूप से, किस रूप से, आंशिक रूप से अपने पास डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो। जैसे इस प्रकार से अब की बार अपन ने भर दिया, जिसकी मोटाई T है, थिकनेस अपने पास T है, और परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है। उस सिचुएशन में जो अपने पास फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला आता है C का, और ये होता है अपने पास मीडियम ही है एक तरह से, और ये होता है A एप्सिलॉन नोड अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ये होता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए भी। यहां तक आप ध्यान रखें। ठीक है, पार्शियल फील्ड हो तो ये फॉर्मूला अपने पास बनेगा, आंशिक रूप से भरा हो तो ये हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि अपन बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर की, किसकी, स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब गोलीय संधारित्र की अपन बात करें, गोलीय संधारित्र की, मतलब इसमें क्या होता है, दो गोले होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होते हैं, एक की रेडियस R2 और एक की रेडियस R1। बड़े वाले की अगर R1 है और छोटे वाले की R2 है, छोटे वाले को अपन क्या करते हैं, कोई चार्ज देते हैं, दूसरे वाले पर क्या आता है, चार्ज आता है, एक पे माइनस दूसरे पे प्लस, या फिर एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, बाहर क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। फॉर्मूला आता है धारिता का, वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नोड R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये सूत्र काम का है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, सारा करवा रखा है मैंने। आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, किसके, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्र का संयोजन, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से है, एक सीरीज है और एक पैरेलल है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि ये कैपेसिटर है, इसके बाद में दूसरा कैपेसिटर जोड़ देते हैं, फिर तीसरा कैपेसिटर जोड़ देते हैं, ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला आता है धारिता का, कैपेसिटेंस का, C इक्विवेलेंट,
जो कि होता है कितना अपने पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दूसरा होता है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल का, समांतर क्रम का, उसमें C इक्विवेलेंट कितना होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, इस फॉर्म में होता है, इस प्रकार से होता है। ये काम के फॉर्मूलाज है, ठीक है। पैरेलल में जैसे कि एक, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, ऐसे जुड़े होते हैं एक के ऊपर एक। तो इसके लिए ये कैपेसिटेंस आता है, इसके लिए ये कैपेसिटेंस आता है। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन होती है, उसके अनुसार अपन इसका वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये धारिता को लेकर, कैपेसिटेंस को लेकर अपन ने पढ़ा। इससे पहले पोटेंशियल को लेकर पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी को लेकर पढ़ा, गाउस के नियम पढ़े, ठीक है, चार्ज पढ़ा। तो ये ही इसके अंदर कंसेप्ट है। ये अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो मेन टॉपिक थे वो अपन ने कंप्लीट किए। मेन क्या, लगभग सारे टॉपिक कर लिए। अब पहले तो अपन ने इसको एक एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है, और आज जैसे कि सारे वीडियोस कंप्लीट हो गए, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो एक कंबाइन सब कुछ एक ही वीडियो में दिया जाए, जिसमें अपन सारे टॉपिकों को डिस्कस करें रिवीजन के रूप में। तो आप जैसे कि वो वीडियोस देख लेते हो, तो उसके बाद में रिवीजन के रूप में आप इनको तैयार करना। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।